आज हमें देखना है उससे आगे कांग्रेस का जो प्रथम चरण रहा। जो कांग्रेस का प्रथम चरण था उसकी तारीख थी 1885 से 1905 तक। ठीक है, इसको उदारवादी चरण कहते थे, उदारवादी कह लो या नरमपंथी कह लो। ठीक है, तो ये उदारवादी चरण जो था, ये जो 20 साल उदारवादी चरण रहा, तो उदारवादियों की विशेषताएं ये थी कि ये लोग संवैधानिक तरीके से स्वराज पाना चाहते थे। ठीक है, यानी कि इनके जो मेन सिद्धांत थे वो इनके सिद्धांत ये थे कि ये लोग किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करेंगे। प्रार्थना पत्र, याचिका, अपील, जनसभाएं, इनके माध्यम से ये लोग सुधार करना चाहते थे और जिसका रास्ता था केवल संवैधानिक। ठीक है, तो इनमें जो प्रमुख नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, रास बिहारी घोष हुए या आर सी दत्त हुए, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, या दिनेश वाचा हुए, इसमें अलग नाम कुछ थे, लेकिन जो मेन मेन इनके नेता थे वो यही थे। ठीक है, तो इसमें क्या बात थी इनकी, ये प्रथम चरण था कांग्रेस का, तो और ये जो नेता थे इसीलिए इनको प्रथम चरण के नेता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो उदारवादी लोग थे ये लोग चाहते थे कि हम किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये लोग थे, ये अंग्रेजों के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाए, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे घाघ थे, वो कहाँ इनकी प्रार्थना से सुनने वाले थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों की जो संवैधानिक रास्ते में रहकर सुधार करने की जो पक्षधर थे ये जिस चीज़ के, उससे क्या हुआ, इनकी नीति मान लीजिए कि धीमी तो जरूर थी, धीमी तो जरूर थी, लेकिन इससे क्या हुआ, एक क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, उदारवादियों का ऐसा मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों को शिक्षित बनाने यहाँ पे आए हैं, हम लोगों को ये लोग सभ्य बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को हमारी समस्याओं का पता नहीं है, उन्हें पता है। यदि हम लोग सब मिलकर, पूरा देश मिलकर प्रार्थना पत्र से, याचिकाओं से, सभाओं से ये सब करें तो ये लोग क्या करेंगे, हमारी मांगे स्वीकार कर लेंगे और हमारे यहाँ पे सुधार करेंगे। ठीक है, ये अंत तक अंग्रेजों के असली स्वरूप को ही नहीं पहचान पाए। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि इन्होंने अपने जो उद्देश्य थे, इन उद्देश्य प्राप्ति के लिए किन नीतियों का अनुसरण किया। तो इन्होंने जो 2 नीतियां अपनाई वो कौन सी थी, एक थी ये भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत करके राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना और उनमें एकता स्थापित करना। ठीक है, और दूसरी इनकी नीति जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, दूसरी क्या थी, ये लोग चाहते थे कि हम भारत में तो जनमत इकट्ठा करें, लेकिन हम लोग इंग्लैंड भी जाएं और इंग्लैंड में जाकर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ढपली बजाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे और इंग्लैंड की जनता को भारत की समस्या के बारे में बताएंगे कि देखो इंग्लैंड की सरकार जो भारत में कितना अत्याचार कर रही है, आर्थिक शोषण कर रही है, आप लोग अपनी सरकार पे दबाव बनाओ ताकि वो भारत में सुधार कर सकें। वो उन्हें क्यों टेंशन लेनी, तुम्हारी समस्याओं के बारे में तुम जानो। लेकिन ये उदारवादियों की नीति थी। ठीक है, इसी नीति के लिए इन्होंने क्या किया था, 1899 में लंदन में भारतीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी बनाई थी जिसका नाम था इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनकी जो मांगे थी, उदारवादियों की क्या क्या मांगे थी, तो ये लोग चाहते थे कि विधायिका में भारतीयों का संख्या बढ़ाई जाए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के समान स्वशासन दिया जाए। कनाडा ऑस्ट्रेलिया के समान क्यों, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड के उपनिवेश थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे स्वशासन था, यानी कि सबसे ऊपर था ब्रिटिश क्राउन और उस क्राउन के अंडर में इस कनाडा के पास अपने अधिकार थे, यानी कि कनाडा वाले अपने कानून बना सकते थे। सेम स्थिति ऑस्ट्रेलिया में थी। तो ऐसा ही मांगते थे ये उदारवादी, यानी कि डोमिनियन स्टेट जिसको बोला जाता है। ठीक है, एक थी इनकी मांग कि सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति हो, यानी कि भारतीयों को जो शस्त्र रखने की मनाही है उसको समाप्त किया जाए, शस्त्र अधिनियम को। ठीक है, एक था कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए, धन निकासी का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि धन निकासी को रोका जाए, जो भारत से धन इंग्लैंड जा रहा है उसको रोका जाए, और जो ये स्थायी बंदोबस्त है उसको अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या है, तो स्थायी बंदोबस्त अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे एक निश्चित भूमि का निश्चित लगान तय कर दिया जाता था कि उस भूमि से उतना ही लगान लिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी कृषक ने उससे ज़्यादा का उत्पादन किया है तो उससे ज़्यादा लगान नहीं लिया जाएगा। ये था स्थायी बंदोबस्त, किसी का लगान फिक्स कर देना। तो ये चाहते थे कि स्थायी बंदोबस्त जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो। इस स्थायी बंदोबस्त को हम आगे जब भूमि सुधार पढ़ेंगे उनमें विस्तार से इसकी चर्चा की जाएगी। उदारवादियों के योगदान क्या रहे, अब हम इनके योगदान की बात कर लेते हैं कि उदारवादियों के क्या योगदान रहे। तो उदारवादियों ने क्या किया कि ब्रिटिश शासन की शोषणमूलक जो आर्थिक नीतियाँ थी उनका अनावरण कर दिया। ठीक है,
एक सशक्त भारतीय जनमत का निर्माण कर दिया इन्होंने, और इन्होंने लोकतंत्र और जो स्वशासन इन विचारधारा को लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, और धन निकासी, विऔद्योगीकरण जैसी जो अवधारणाएं थी उनको स्पष्ट कर दिया भारत के सामने कि भारत के गरीब लोग, अनपढ़ लोग जो थे, उन लोगों को पता ही नहीं था धन निकासी का मतलब क्या है। तो इस प्रकार की अवधारणाओं को इन्होंने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, फिर भी इनकी कुछ सीमाएं रहीं। इनकी सीमाएं क्या थी उनकी बात करते हैं। जैसे आंदोलन शिक्षित मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। देखिए ये बड़ा अंतर है उदारवादियों में और आगे जब हम उग्रवादी पढ़ेंगे उनमें। ये जो उदारवादी थे ये लोग समझते थे कि जो भारत के कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उन लोगों को राजनीति में नहीं पता कि सक्रिय राजनीति क्या होती है। तो इन्होंने क्या किया, केवल उच्च मध्य वर्ग तक अपना संबंध बनाए रखा। ठीक है, ये आम जनता की ताकत को समझ ही नहीं पाए कि भीड़ की क्या ताकत होती है। ठीक है, यानी कि आज के संदर्भ में अगर मैं इस बात को जोड़ूं तो जिस प्रकार अन्ना ने जन आंदोलन खड़ा किया था वैसा आंदोलन ये लोग नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि ये लोग आम जन की ताकत को नहीं जानते थे। ठीक है, अगला एक कारण था कि लंबे समय तक ये ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। ठीक, इनके बाद आते हैं उग्रवादी। ये देखिए 1905 से 1919 तक ये इन्हें क्यों आना पड़ा? इन्हें इसलिए आना पड़ा जब उदारवादियों के प्रार्थना पत्रों से अंग्रेजों के कान पर जूं नहीं चली और जो इतनी याचिकाएं जनसभाएं करते थे, जो इंग्लैंड जाकर डफली बजाते थे, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो कांग्रेस के ही एक धड़े को ये लगना लगा कि भैया देखो ये जो अनुनय विनय की नीति है ये बेकार है, इससे अंग्रेज सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगेगी। इनको एक बात समझ में आ गई कि ये जो स्वराज है ये हमें मांगने से नहीं मिलेगा, अब तो हमें संघर्ष से ही स्वराज मिल सकता है। ठीक है, तो उग्र राष्ट्रवाद के जो उदय के कारण जो रहे हैं उन्हें हम एक एक करके नंबर वाइज पढ़ लेते हैं। इनके कारण बहुत ज़रूरी हैं। आपका मेंस में जब आंसर लिखने को आएगा तो आपको ये पॉइंट ही याद रह जाएंगे, और अगर पॉइंट याद रह गए तो आपका काम हो जाएगा। तो उसमें उग्र राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण था कि अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। ठीक है, अब अंग्रेजी राज्य देखिए उदारवादी जो थे उनके सही स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए, जबकि जो कांग्रेस का एक अलग धड़ा था, यानी कि जो बाद में उग्र राष्ट्रवादी बने, वो लोग ये समझ गए थे कि ये जो हैं प्यार की भाषा नहीं सुनते हैं, तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा है नहीं, हमें आंदोलन का कोई दूसरा विकल्प देखना होगा। ठीक है, तो इन्हें लगने लगा कि ये जो प्रार्थना पत्र से हम सुधारों की बात कर रहे हैं ये सुधार तो कर नहीं रहे, बल्कि जो वर्तमान अधिकार है उन्हें भी वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन लोगों ने क्या किया कि हमें आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, और इन्हें दूसरा रास्ता क्या नजर आया, वो था उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है, यानी कि संघर्ष से स्वराज प्राप्ति। दूसरा कारण था आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। वो कैसे? जैसे एक इस उग्रवादी दल के जो नेता थे, जैसे तिलक हुए, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, जैसे हमें बचपन में याद कराया जाता था लाल बाल पाल, ये गर्मपंथी थे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस कांग्रेस के दूसरे धड़ से यानी कि उदारवादियों से ये अनुरोध किया कि आप भारतीय विशेषताओं एवं शक्ति को पहचाने, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी शक्ति को पहचानो आप लोग। और धीरे धीरे यह अवधारणा बलवती होने लगी कि अगर हम जनसाधारण की सहायता नहीं लेंगे तो हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अगला कारण था शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास, जैसे धीरे धीरे क्या हुआ कि शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ, इससे क्या हुआ, भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे, उनमें जागरूकता आ गई, लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी क्यों बढ़ी? क्योंकि जो अंग्रेज सरकार थी वो उस अनुपात में रोजगार का सृजन नहीं कर पाई जिस अनुपात में लोग शिक्षित हो रहे थे। ठीक, तो अब जब पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं तो उन लोगों को ये बात समझ में आई कि हमारी इस आर्थिक दयनीय स्थिति की जो वजह है वो अंग्रेज है, ये उपनिवेशी शासन है। तो अब उन्हें लगने लगा कि नहीं, इस जो प्यार मोहब्बत की बात है इससे काम नहीं चलेगा, और वो लोग धीरे धीरे क्या हुआ, उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। ठीक है, अगला कारण था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। देखिए हम आज भी जापान को समझते हैं कि जापान जो है एक औद्योगिक शक्ति है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, अमेरिका तक को पीछे कर रखा है। तो हुआ क्या कि 1868 के पश्चात जापान एक विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया।
ठीक है। इससे भारतीयों को एक बात समझ में आ गई कि हम एशिया के जो देश हैं, एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। ठीक। और जो उदारवादियों की अवधारणा थी कि हमें अगर विकास करना है तो हमें ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है, ये बात गलत साबित हो गई। ठीक है। तो इसने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कारण था बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। देखिए, ये कारण इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे नवीन राष्ट्रवादी नेता आए तो हुआ क्या, जैसे भारतीय लोग तेजी से शिक्षित हुए तो वो लोग अंग्रेजी भाषा बोलने लगे, अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने लगे। तो इन नवीन राष्ट्रवादी नेताओं को ये चिंता होने लगी कि इस प्रकार से तो भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति में विलीन हो जाएगी, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वहीं स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद, ये ऐसे विद्वान भारत सामने निकल के आए जिन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति समृद्धि का बयान करके पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया और लोगों को ये बात समझाने में सफल रहे कि पश्चिम की नीति का अनुसरण मत करो। ठीक है, हमारी स्वयं की सांस्कृतिक विरासत है। ठीक। तो इस बात से ये बात लोगों की समझ में आने लगी और जो हीन भावना लोगों के मन में थी कि हम अंग्रेजों से हीन हैं, वो दूर हो गई। ठीक। और वहीं दयानंद सरस्वती जी ने घोषित कर दिया कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है। अगला कारण था उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। ये बात समझ में आती है कि जितने भी उदारवादी नेता थे उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। 20 साल तक उन्होंने खूब प्रार्थना पत्र किए, खूब ढोल डफली बजाए, खूब नुक्कड़ नाटक किए, लेकिन उन लोगों को हासिल कुछ नहीं हुआ। इसलिए जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनकी बात समझ में आई कि हमें संघर्ष करना ही होगा और उन्होंने उदारवादियों की नीतियों को कहा कि ये लोग तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते हैं। ठीक है। अगला कारण करजन की नीतियां। ये जो करजन महोदय थे ये 1899 में भारत आए थे और 1905 तक रहे थे। तो इनका जो ये 7 साल का शासन था ये सबसे बेकार शासन में गिनती होती है कि जब भारत को मतलब भारतीय लोगों के आत्मसम्मान पे सबसे ज़्यादा ठेस जो थी वो करजन ने की थी। करजन भारतीयों को चोर कहता था, ये लोग चोर हैं, हीन हैं, पशु हैं, भारत विरोधी बयान देता था हमेशा। यहाँ तक कि करजन ने तो एक बार ये कह दिया था कि जो कांग्रेस है ना ये केवल मन के उद्गार निकालने वाली संस्था है और मैं भारत को एक राष्ट्र मानता ही नहीं हूँ। ठीक है। और वहीं भाई साहब ने क्या किया कि 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया और तमाम भारत विरोधी बयान दिए। इससे क्या हुआ कि जो भारतीयों का असंतोष था वो चरम सीमा पर पहुंच गया। ठीक है, कि हम लोग तो प्यार मोहब्बत से बात निपटा रहे हैं, ये लोग हमें लाठी मार रहे हैं, बंगाल विभाजन कर दिया। बताओ कोई ज़रूरत थी? जब हम लोग इतने प्यार से काम कर रहे हैं, हमारे उदारवादी प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रतिवाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। ठीक है। अगला कारण था जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा। कैसी विचारधारा? जुझारू, यानी कि 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग बन गया जिसने क्या किया कि राजनीतिक कार्यों आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाने पर जोर दे दिया। जैसे मैंने बात की पहले कि लाल बाल पाल हमें याद कराए जाते थे, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और वहीं अरविंद घोष। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा वर्ग ही तैयार हो गया इन लोगों का जो उग्र तरीके अपनाने पर जोर देते थे। अगला कारण देखते हैं। इसी में देखिए ये जरूरी फैक्ट एक बच गया कि तिलक ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट भी है और पूछा हुआ भी है। तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी ये पत्र निकाले। इनके माध्यम से इन्होंने क्या किया कि लोगों को राष्ट्रवाद की शिक्षा दी। ठीक है, और इन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दी कि आज़ादी बलिदान मांगती है। ठीक है, तो अब इनके पत्र पढ़कर लोगों में राष्ट्र प्रेम जागा कि भाई आज़ादी बलिदान मांगते तो हम अपनी भारत माता के लिए बलिदान देंगे। ठीक है, एक प्रशिक्षित नेतृत्व। अगला कारण था एक प्रशिक्षित नेतृत्व। हुआ क्या, जब लंबे समय से भारत में एक व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन चलता आ रहा था तो इससे क्या हुआ, एक प्रशिक्षित नेतृत्व का अभ्युदय हुआ। ठीक है, और यही जो पढ़े लिखे लोग थे इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों की चालों को जानते थे और अपने अधिकारों को जानते थे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि जो भारत की ऊर्जा और शक्ति थी उसको स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान में जोड़ दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ अंतर हैं, जैसे हमने डिस्कस तो कर ही लिए, एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें याद रहती हैं पॉइंट की चीज़ें। तो जो उदारवादी और उग्रवादियों में अंतर थे वो क्या थे? जैसे ये जो उदारवादी लोग थे इनका जो
सामाजिक आधार था वो जमींदार और शहरों के उच्च मध्य वर्ग थे। वहीं जो उग्रवादी थे वो आम लोगों के बीच जाते थे, यानी कि निम्न मध्य वर्ग के बीच। दूसरा, जो उदारवादियों का सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत था, अब ये इन्होंने पाश्चात्य पुस्तकें पढ़ी थी तो उन्हीं के विचारों से प्रभावित थे, यूरोपीय इतिहास से प्रभावित थे। वहीं जो भारतीयों के प्रेरणा, जो उग्रवादियों के प्रेरणा स्रोत थे, इन्होंने भारतीय इतिहास, अपने परंपरागत हिंदू मूल्य, सांस्कृतिक विरासत, इन पे जोर दिया। ठीक है। तीसरा, जो उदारवादी थे वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में पूरा विश्वास रखते थे, इनको भरोसा था कि ब्रिटिश हमारा कल्याण करेंगे। जबकि जो उग्रवादी थे उन्हें कोई विश्वास नहीं था, वो तो सोचते थे कि कब डंडा मार के इनको यहाँ से निकालें। ठीक है। अगला कारण था कि जो उदारवादी समझते थे कि भारत के कल्याण के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन से संबंध बहुत जरूरी है, हमारे फायदे में है। जबकि उग्रवादी ये बात मानते थे कि जब तक ब्रिटेन का संबंध भारत से रहेगा, भारत का आर्थिक शोषण जारी रहेगा। ठीक है। आगे इनके कुछ कारण है वो देखते हैं। जैसे जो उदारवादी थे ये जन सामान्य को राजनीतिक कार्यों में भागीदारी हेतु तैयार नहीं समझते थे। मतलब वही था, ये लोग समझते थे कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या राजनीति के बारे में जानते हैं, क्या करेंगे राजनीति में। वहीं जो उग्रवादी थे उन्हें पता था कि भीड़ में बहुत शक्ति होती है, उन्होंने जन सामान्य की शक्ति और त्याग में पूरी निष्ठा दिखाई। ठीक है। अगला जो उदारवादी थे, अगला कारण है सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने हेतु संवैधानिक सुधारों की बात करते थे। ठीक। जबकि ये जो उग्रवादी थे ये कहते थे कि भारत की दुर्दशा दूर करने का एक ही तरीका है और वो है स्वराज प्राप्ति। ठीक। उदारवादी कहते थे कि केवल संवैधानिक दायरे में रहकर लक्ष्य प्राप्त करो। जबकि जो उग्रवादी होते थे वो कहते थे देखो भैया, हम संवैधानिक तरीके तो अपनाएंगे, लेकिन ये मत समझना कि हमें असंवैधानिक से परहेज है, हम असंवैधानिक तरीके भी अपनाएंगे, यदि उन्होंने दमन किया तो हम भी उन पर हमला करेंगे। ठीक है। यानी कि बहिष्कार एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध से भी परहेज नहीं है, वहीं असंवैधानिक तरीकों से भी परहेज नहीं है। ठीक है। जो उदारवादी थे उन्हें पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे वो लोग, जबकि जो उग्रवादी थे वो भारतीय साहित्य के समर्थक थे। ठीक है। आगे चलते हैं अब बंगाल विभाजन की ओर। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये बात आप नोट करके याद रखिए कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की थी कि हम लोग बंगाल विभाजन करने वाले हैं। ठीक है। और उसके पीछे इन्होंने तर्क क्या दिया कि जो बंगाल में जो है विशाल आबादी है और उसकी वजह से प्रशासन जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। ठीक है। जबकि इनका मेन मकसद क्या था बंगाल विभाजन के पीछे, वो था बंगाल को दुर्बल करना, बंगाल को कमजोर करना। कमजोर क्यों करना? क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रवाद था उसका सबसे प्रमुख केंद्र बंगाल ही था। ठीक। तो इन्होंने बंगाल को दो तरीके से विभाजित किया, एक था भाषा के आधार पर, दूसरा था धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर करने इसलिए किया इन्होंने, ये फूट डालो राज करो करना चाहते थे। जैसे कि इन्होंने भाषा के आधार पर ऐसे किया कि बंगाल में बंगाली ही अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि वहाँ पे हिंदी और उड़िया बोलने वाले ज़्यादा थे। वहीं धर्म के आधार पर इन्होंने पश्चिमी पूर्वी में कर दिया, एक तरफ हिंदू बाहुल्य, एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य, कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे आपस में और इनका आंदोलन क्या है, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हुआ इसका जस्ट ऑपोजिट। इससे भारतीयों को एक बात समझ में आ गई कि ये लोग हमारे आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं और ये संप्रदायवाद को बढ़ावा देकर हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हो गया स्वदेशी आंदोलन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी 2015 या 14 में, शायद 15 में पूछा है या 14 में पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में चलाया गया था। ठीक है। अब स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी से ये बात समझ में आती है कि स्वयं की, अपने देश की बात, यानी कि इन्होंने क्या किया कि जिन भी वस्तुओं का संबंध अंग्रेजों से है जो ब्रिटेन की हैं, उन सभी चीज़ों का विरोध किया जाए। ठीक है। जैसे जो विदेशी वस्त्र थे उनको जला दिया, और जो अंग्रेज सरकार न्यायालय, कार्यालय, न्यायपालिका, जो उनके स्कूल कॉलेज थे, उन सब से संबंध तोड़ा जाए। ठीक है। लेकिन अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। दबाने के लिए उन्होंने लाठी डंडा चलाया, दमन किया। तो उग्रवादी तो इस मौके की तलाश में थे कि वो दमन करेंगे तो हम भी हमला करेंगे। तो हुआ क्या कि उग्रवादी जो गतिविधियां थी वो आरंभ हो गई, और जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसका नेतृत्व पूरी तरीके से उग्रवादियों के हाथों में चला गया। आगे
अब ब्रिटिश सरकार जो थी, अब इनके जो उदारवादी थे इनके अनुनय विनय से नहीं मान रही थी, ठीक है। और उन्होंने जुलाई 1905 में क्या किया कि बंगाल विभाजन की पूर्ण घोषणा कर दी और ये कह दिया कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा विधिवत रूप से, ठीक है। तो जैसे ही घोषणा आई जुलाई 1905 में, तो ही लोगों ने 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग की और इसमें स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट करने की घोषणा की गई, ठीक है। और जैसे ही 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हुआ, लोगों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। सब लोगों ने व्रत रखे, नंगे पैर पैदल यात्रा की, वंदे मातरम गाते हुए गए ताकि अपना विरोध जता सकें। वहीं जैसे अंग्रेजों ने सोचा था कि हम फूट डाल लेंगे, तो लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखियां बांध के एकता प्रदर्शित की, ठीक है। शीघ्र ही क्या हुआ कि जो बंगाल से जो विरोध स्टार्ट हुआ था वो देश के कोने कोने में फैलने लगा, ठीक है। पूना और बंबई में तिलक ने, पंजाब में लाजपत राय ने और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, वहीं मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक। आगे जो उदारवादियों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, अब उदारवादी हैं अपने तरीके से करेंगे, जैसे आज भी हमारी सरकार किसी अटैक की केवल निंदा करती है क्योंकि उदारवादी सरकार है हमारी। तो इसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया कि सरकार को प्रार्थना पत्र दिया, निंदा प्रस्ताव पारित किया, हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से विरोध किया कि ये गलत है बंगाल विभाजन, ठीक है। वहीं ये जो करते थे कि इंग्लैंड में जाएंगे, ढपली बजाएंगे, वहीं भारत और इंग्लैंड में इन्होंने शिक्षित एक जनमत तैयार किया ताकि ये क्या करें, सरकार पे दबाव बना सकें और सरकार अपना निर्णय वापस ले ले बंगाल विभाजन का, ठीक है। वहीं उग्र राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार से विरोध किया बंगाल विभाजन का, इन्होंने एक बात समझ ली थी कि जो उदारवादी हैं इनके नेतृत्व में तो कोई परिणाम हमें मिलने वाला है नहीं, ठीक है। वहीं इनके संवैधानिक तरीकों को अपना के हमने 20 साल देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जब सरकार हमारे लोगों का दमन कर रही है, लोगों को मार रही है, कार्यकर्ताओं को दंड दे रही है, वंदे मातरम गाने पे रोक लगा दी, हमारी प्रेस बंद करा दी, तो हम लोग क्या करें। तो इन लोगों ने भी अंग्रेजों के जवाब में प्रतिरोध करना उन्हीं की तरीके से स्टार्ट किया, ठीक है। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में दादा भाई नेहरू जी के नेतृत्व में अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित कर दिया। अब यहाँ इस स्वराज प्राप्ति को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जो 1906 में जो स्वराज का मतलब था वो वही था डोमिनियन स्टेटस, यानी कि क्राउन के शासन में ही रहेंगे हम, लेकिन कंपनी चली जाए भारत से, ठीक है। तो ये स्वराज मतलब वो नहीं था कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हों अंग्रेजों से, वो नहीं था यहाँ पे 1906 तक, ठीक है। 1906 तक यही मतलब था स्वराज का। सारे बंगाल में क्या हुआ, इसके विरोध में जनसभाएं हुई, लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ले ली। इन नेताओं ने क्या किया, नेताओं ने कहा सरकारी स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, जो कार्यालय, न्यायालय, नगर पालिका उपाधियां हैं सबका त्याग करो, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं यदि नगर पालिका अपना काम ना करे, आज की बात मैं अगर करूं तो नगर पालिका 2 दिन हड़ताल कर दे तो दिल्ली सरकार परेशान हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही इन लोगों ने जब प्रतिरोध कर दिया कि हम लोग नहीं कोई काम करेंगे, जितना भी सरकारी संबंध थे उन सब से त्याग कर दिया, तो सरकार पे दबाव बना, सरकार दमन पे उतारू हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो उग्र राष्ट्रवादी थे इन्होंने अपना नारा दे दिया कि उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले, ठीक है। और अरविंद घोष ने घोषणा कर दी कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं, यानी कि उग्रवादी अब संघर्ष में आ गए, ठीक है। और इन उग्रवादियों की देन थी जो इन्होंने संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया। नया स्वरूप कैसे प्रदान कर दिया कि जो उग्र राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नया आयाम दिया, यानी कि उदारवादियों से भी एक कदम आगे का, ठीक है। कैसे, इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, जो बात हमने की, जनसभाएं, विरोध प्रदर्शन किया, ये बात भी हमने की। इन्होंने स्वयंसेवी संगठन और समितियों का गठन किया, और जो परंपरागत और लोकप्रिय उत्सव थे, जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने किया था शिवाजी उत्सव मनाया था, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया था। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि लोगों को आपस में जोड़ लिया। जैसे मैं आज से जोड़ूं तो जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो कवि कुमार विश्वास अपनी कविताएं सुनाते थे, किस लिए, ताकि लोगों को वो जोड़े रख सकें, ठीक है। तो वही किया इन्होंने शिवाजी महोत्सव के माध्यम से, ठीक है। आगे चलते हैं।
और इन्होंने क्या किया कि लोगों के आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया। ठीक है, और भारत में भी स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम चलाए, जैसे कलकत्ता में कॉलेज बनाया गया, जैसे टैगोर के निकेतन, शांति निकेतन की तर्ज पर बना। ठीक, और स्वदेशी और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, भारत में अपने हथकरघा उद्योग लगे, माचिस उद्योग लगा, इस प्रकार के। ठीक है, और सांस्कृतिक जगत का प्रभाव क्या रहा कि जो साहित्य के लोग थे उन्होंने कविताएं, गीत लिखे, जैसे आप टैगोर का अमार सोनार बांग्ला ले लीजिए। ठीक है, और देश प्रेमी कविताएं लिखी गई उन लोगों ने। उस चीज़ से क्या हुआ, इस साहित्य से लोगों पर राष्ट्र प्रेम का प्रभाव पड़ा और राष्ट्र प्रेम लोगों में जागा। ठीक है, अब देखते हैं आंदोलन का सामाजिक आधार कैसा रहा। तो आंदोलन के जो सामाजिक आधार की सीमा थी वो ये थी कि आंदोलन का सामाजिक आधार ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया, ज़्यादा व्यापक नहीं हो सका। ये ज़्यादा व्यापक क्यों नहीं हो सका, क्योंकि इसमें जमींदार के कुछ वर्ग थे शामिल, विद्यार्थी, महिलाएं और शहरों कस्बों के निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने ही भाग लिया था केवल। ठीक है, जबकि एक बड़ा वर्ग जो था, जैसे बड़े जमींदार थे, वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए। शामिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी राज से फ़ायदा था। अंग्रेजी राज से फ़ायदा कैसे था, क्योंकि अंग्रेजी राज उन्हें लगान वसूली के लिए भेजता था और वो लोग ज़्यादा लगान वसूली करते थे। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने भी इस बात को ऐसे लिया कि हम लोग इनकी एकता को तोड़ें तो आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इन्होंने मुसलमानों को बहलाना स्टार्ट किया, और मुसलमानों को बहकाकर इन्होंने क्या किया, उनको आंदोलन से पृथक रखा। ठीक है, उसको आंदोलन से पृथक रखने में ये लोग सफल रहे। सफल भी कैसे रहे कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इन्होंने सलीमुल्लाह खान भाई साहब से बात की और आगा खां से, इनसे कहा कि देखो वो लोग तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा। उन्होंने पूना में, महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तो किया, मुसलमानों के लिए कोई महोत्सव किया, ये बोले नहीं किया। तो बोले देखो वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, फिर तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी यदि हम लोग चले गए तो। अब इनको लगा हाँ सही बात कह रहे हैं, तो इन्होंने अंग्रेजों के सहयोग से अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। अब अंग्रेजों ने ये लीग बनवाई थी तो अंग्रेज इसका लाभ लेते। इन्होंने क्या किया, इस मुस्लिम लीग का प्रयोग किया स्वदेशी आंदोलन को विफल करने में। ठीक है, अब देखते हैं आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। तो वो अखिल भारतीय स्वरूप इसलिए रहा क्योंकि आंदोलन जो था वो केवल बंगाल तक सीमित नहीं था। बंगाल से आरंभ जरूर हुआ था, बंगाल से स्टार्टिंग जरूर हुई थी, लेकिन शीघ्र ही क्या हुआ था कि देश के अन्य भागों में फैल गया था। ठीक है, जिसमें तिलक का अहम रोल था उसको जगह जगह फैलाने में। ठीक है, तो इसलिए आंदोलन जो है केवल सीमित नहीं रहा बंगाल में, अखिल भारतीय स्वरूप रहा। ठीक, अब देखते हैं बंगाल विभाजन रद्द। जब अंग्रेजी सरकार को चिंता होने लगी कि हमने सभी तरीके के उपाय कर लिए, कहीं ये लोग क्रांतिकारी आतंकवाद की ओर न चले जाएं, तो इसलिए अच्छा यही है अपनी जान बचाओ और बंगाल विभाजन रद्द कर दो, क्योंकि विरोध बहुत बड़े स्वर में हो रहा है। तो 1911 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। लेकिन साथ ही अंग्रेज गेम खेल गए। इन्होंने क्या किया कि जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली पहुंचा दी, और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, और असम एक नया प्रांत बना दिया ताकि भविष्य में बंगाल एक ताकत ना रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की असफलता के क्या कारण रहे थे। ठीक, पहला तो यही कि ब्रिटिश सरकार ने दमन कर दिया लोगों का, 4 को लाठी मारी तो 8 भाग गए। ठीक है, दूसरा ये था, एक बड़ा कारण ये था कि आंदोलन एक सक्रिय संगठन, मतलब एक संगठन के रूप में नहीं आ पाए ये लोग, एक पार्टी के रूप में इन लोगों ने काम नहीं किया। वहीं दूसरा क्या था कि जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ और जो बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। ठीक है, और जो और नेता बचे जैसे अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ये भी आंदोलन की असफलता का कारण बना। अगला कारण था कि कांग्रेस के मध्य आंतरिक झगड़े हुए, जैसे 1907 का सूरत विभाजन, हम लोग अगली वीडियो में इसकी बात करेंगे। गरम दल और नरम दल आपस में ही भिड़ गए। ठीक है, तो जो कांग्रेस के मध्य आंतरिक झगड़े थे उन्होंने भी आंदोलन को कमजोर किया। ठीक, वहीं आंदोलन जो था वो समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना पाया था। ठीक है, एक कारण था कि जो गांधीवादी सिद्धांत थे, यानी कि इन्होंने जो अपने आंदोलन में असहयोग, सत्याग्रह, जेल भरो आदि बड़ी बड़ी बातें की थी, वो केवल सिद्धांत ही बनकर रहकर व्यावहारिक रूप नहीं ले सके। ठीक है, ये भी कारण रहा आंदोलन के असफल होने का। अब इसका मूल्यांकन देख लेते हैं। मूल्यांकन में यह है कि बात सही है, आंदोलन पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीयों की गलतियों का एहसास करा दिया। तो इस आंदोलन से क्या हुआ कि भविष्य में अपनी गलतियां सुधारने का
मौका इनको मिल गया कि हमारी क्या क्या गलतियां थी जिसकी वजह से आंदोलन असफल रहा। तो इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम हुए थे। ठीक है, जैसे अब लोगों में एक बात क्या समझ में आ गई थी कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता की प्रसार, देश प्रेम की भावना बलवती हो गई। ठीक, वहीं आंदोलन से क्या हुआ कि आम जन राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हो गया कि सामान्य जन की भी कितनी महत्ता है आंदोलन में। ठीक है, और इस आंदोलन से सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि लोग उपनिवेशी विचारधारा की वास्तविक मंशा को समझ गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब उन्हें सब चीज़ें अपनी गलतियां मिल गई तो उन्होंने इन अनुभव का काम किस में लिया, आने वाली राजनीति में जो भविष्य में संघर्ष किया उसमें इन लोगों ने अपनी भूल को सुधारा। ठीक है,